बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो है कद के बारे में कि इंसानी कद को कैसे बढ़ाया जाए। आज हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और जो क्योंकि जो दराज कद होता है वो एक पुरवकार जो शख्सियत को उजागर करता है। जो छोटे कद वाले अफराद है वो बिल्कुल दिल छोटा ना करें। इस वीडियो में बहुत से फैक्टर्स वगैरह को के बारे में बात करूँगा कि जिनकी वजह से कद छोटा रह जाता है और किन चीज़ों को अवॉइड करके किन चीज़ों को अपना कर कद में जो है वो इजाफा किया जा सकता है। कद ना बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और इन्वायरमेंटल डिजीज़ भी हैं। उसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं कि जिसकी जो और फैक्टर्स हैं जो कि छोटे कद का सबब बनते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादातर ग़िज़ाई कमियों की वजह से अडल्ट होने से पहले पहले जिनके कद में ख़ातर ख्वाह जो बढ़ोतरी नहीं हुई इसको डिस्कस करेंगे। वो अफराद जिनको इसका मसले में शक है कि एक दफ़ा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें कि कहीं कोई बीमारी या कोई एंडोक्राइनल डिजीज़ वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से वो कद उनका छोटा रह रहा है। पहले उस सूरत हाल में उस बीमारी का इलाज किया जाएगा। उसके बाद फिर आप कुदरती ग़िज़ाई चीज़ों को जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा वो इस्तेमाल करेंगे। अडल्टहुड की उम्र में जो है वो इलाकाई फ़र्क होता है, ताहम इसकी जो रेंज है वो है 18 साल से लेके 21 साल तक। जब लॉन्ग बोन्स के जो एजेस हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं फिर कद में जो इजाफा जो है वो मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ने अडल्टहुड के बाद भी कद बढ़ाने की जो है वो कोशिशें की हैं, उसके अंदर खातर ख्वाह जो कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, इसके दलाइल भी दिए हैं और इसका जिक्र भी मैं वीडियो में करूँगा। अगर जो 60 to 80% जो कद का ताल्लुक है वो है जेनेटिक के साथ साथ, मगर 20 to 40% जो इसका जो ताल्लुक आता है वो इन्वायरमेंटल या जो आपका न्यूट्रिशनल भी आ जाता है और एक्सरसाइज वगैरह भी शामिल है उसके अंदर। अगर किसी के वालिदैन छोटे कद के हों तो अडल्ट होने से पहले वो डिस्करेज ना हो सकता है कि इनका जो मिलान है जेनेटिकली वो किसी लंबे कद वाले रिश्तेदार वगैरह की तरफ हो और वो इसके बावजूद भी मुनासिब ग़िज़ा इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करके वो जो उस तरह का जो पूरा जेनेटिकल जो मेकअप है उससे मुस्तफ़ीद होने से महरूम रह जाए। हर दो सूरतों में अडल्ट हो से पहले पहले कद बढ़ाने के लिए इससे मुतल्लिक़ा ग़िज़ाओं के इस्तेमाल का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ना ही कोई नुकसान नहीं होगा। लिहाजा जो है वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं एहतियाती हैं कि जिनको हम दुरुस्त तरीक़ा पर अमल किया जाए तो अडल्ट होने से पहले इसका कद बढ़ने में ख़ातर ख्वाह जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। इनमें से जो है वो है मतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप जो शुगर है और जो ट्रांस फैटी एसिड्स है, कंटामिनेटेड फूड है, प्रोसेस्ड फूड्स है उससे आप अवॉइड करें। डाइटरी सप्लीमेंट्स को अपने हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है, माहिर ग़िज़ाइयात, आपके क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन, उनके मशवरे से इस्तेमाल करें। और इसके अलावा मुनासिब वक्त के लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी नींद को बेहतर करें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपना जो पोस्चर यानी कि बैठने वगैरह का जो अंदाज़ है वो भी आपका दुरुस्त रहे। कद को बढ़ाने वाली जो है वो मखसूस एक्सरसाइजेज हैं जिनमें लटकने वाली एक्सरसाइज है, उसके अलावा स्ट्रेच एक्सरसाइजेज हैं वो करें। इन सब में से सबसे जो अहम और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है ग़िज़ा है, फूड, नींद है और आपकी एक्सरसाइज है। इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन और एक एंड में फिर आपको एक शेक के बारे में, मिक्स शेक है उसके बारे में बताऊंगा जिसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं और वो आपके कद बढ़ाने में खातर ख्वाह जो है वो अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब अहम बात यह है कि सब तरीक़ों को तवाज़ुन के साथ जो है वो अख्तियार करना है। अगर अब आप हर एक चीज़ पर तवज्जो दें, मसलन ग़िज़ा ही पर तवज्जो दें, बाकी वर्जिश और स्लीप आपकी ठीक ना हो तो आपको खातर ख्वाह जो है वो प्रॉपर नताइज नहीं मिलेंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग कद बढ़ाने की कोशिश में मायूसी का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पर ये बात नहीं समझते कि इंसानी ग्रोथ बहुत सारे जो पेचीदा किस्म के निज़ामों के सेट पर एक मुश्तमिल जो है ना वो एक निज़ाम है। अगर इनमें से एक भी निज़ाम जो दुरुस्त काम ना कर रहा हो तो सारे जो निज़ाम हैं, सारे प्रोसेसेस है वो जो है वो स्लो हो जाते हैं और इनमें ख़राबी भी पैदा हो जाती है। हत्ता कि आपके बैठने के अंदाज़ यानी कि आपका पोस्चर जो अगर दुरुस्त ना हो तो वो भी एक जो आपके कद बढ़ने में एक कद ना बढ़ने में आपका जो रोल प्ले करता है। लिहाजा बताएगी जो तमाम हदायत हैं, फैक्टर्स हैं, उनके पर तवाज़ुन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अमल करें। अब सबसे पहले हम ग़िज़ा की बात करते हैं कि मुनासिब ग़िज़ा हमने कौन सी लेनी है जिससे कद का में इजाफा, कद को बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो शामिल चीज़ें हैं वो है कैल्शियम है, प्रोटीन है,
विटामिन्स और मिनरल्स हैं और कीटागॉग्स हैं। कैल्शियम जो है वो इंसानी जिस्म के बहुत सारे निज़ाम में अहम रोल्स के साथ साथ ग्रोथ के प्रोसेस में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। इंसानी हड्डियों में ज़्यादा कैल्शियम है जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की शक्ल में पाया जाता है। हड्डियाँ खुद से खुद को पाबंदी के साथ रिपेयर भी कर रही होती हैं, यानी कि जो हड्डियों के अंदर वियर एंड टीयर का प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है और ये सारी ज़िंदगी जो है वो जारी रहता है। इसलिए हमें रोज़ाना माकूल मिकदार में जो है वो कैल्शियम इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि रोज़ाना की बोन्स की जो रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है उसके लिए ज़रूरी होता है। लिहाजा बोन्स मजबूत हों और बोन लॉस से बचने के लिए रोज़ाना प्रॉपर मिकदार में कैल्शियम लेना चाहिए। इसमें हमने उम्र की जो अफराद की उम्र है और अफराद की हालत के अतबार से ना सिर्फ रोज़ाना की मिकदार का लिहाज रखना है, बल्कि अगर तो डाइटरी सोर्सेज को फिक्र नहीं, हाँ अगर सप्लीमेंट की शक्ल में हो तो इसकी टाइप का ख्याल भी रखना भी ज़रूरी होता है। यानी कैल्शियम का जो साल्ट किस टाइप में पाया जाता है वो आपने इस पर नोट रखना, क्योंकि कुछ कैल्शियम के साल्ट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लों में, वो जो है उसकी एब्जॉर्प्शन और सिमुलेशन वगैरह मुनासिब ना हो तो इससे जिस्म के अंदर कई किस्म के मसाइल वगैरह पैदा हो सकते हैं, जिसके अंदर एक जो कॉमन मसला है वो है रीनल स्टोन्स का, वो बन सकती हैं। अब मैं आपको मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बारे में हिसाब से बताता हूँ कि किस किस एज ग्रुप में कितनी कितनी कैल्शियम जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इन्फेंट्स में, यानी जिनकी उम्र जो है बच्चों की उम्र जो इन्फेंट्स है जिनकी उम्र की पैदाइश से लेके 12 माह तक है, उनको 200 to 260 मिलीग्राम पर डे रोज़ाना कैल्शियम दरकार होता है। चिल्ड्रन जिनकी उम्र 1 साल से लेके 8 साल तक है, उनको जो कैल्शियम रिक्वायर होता है वो 700 to 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से रिक्वायर होता है। और वो बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से लेके 13 साल तक हो, उनको 1300 मिलीग्राम 1300 मिलीग्राम पर डे जो है वो कैल्शियम उनको रिक्वायर होता है। 13 साल से लेकर 19 साल तक की उम्र में 1300 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। 19 साल की उम्र से लेकर 50 ईयर्स तक 50 साल तक की उम्र को 1000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम दरकार होता है। फिर 51 ईयर्स से लेकर 71 एंड प्लस ईयर्स तक जो है वो अफराद को 1000 मिलीग्राम टू 1200 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ाना की बुनियाद पे दरकार होता है। इसके अलावा हामला ख़वातीन है और दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन है, उनको रोज़ाना की मिकदार के अलावा इजाफी जो उनको चाहिए होता है कैल्शियम, वो 1000 to 1300 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम उनको लेना चाहिए। इन्हीं रोज़ाना की ग़िज़ा पर तवज्जो देना कोई बड़ा बुरा आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग रोज़ाना की ज़रूरत के मुताबिक कैल्शियम नहीं ले रहे होते। अगर आप प्रॉपर मिकदार में कैल्शियम नहीं ले रहे तो अपनी रोज़ाना में की जो कैल्शियम की नीड है उसको कैलकुलेट करें और इस इस्तेमाल से करना शुरू करें उसका कैल्शियम का। अब आपको कुछ ग़िज़ाएँ बताता हूँ जिनमें औसतन जो है एवरेज 300 मिलीग्राम जो कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। अब उसमें क्या है, 1 कप खालिस दूध है, 1 कप खालिस दूध का दही, उसमें 8 ऑन्सेस, मोज़रेला चीज़ 1.5 ऑन्सेस, चेडार चीज़ 1.5 ऑन्सेस और पालक 1 कप में 250 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। मस्टर्ड ग्रीन में 1 कप में 180 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इन बताई गई ग़िज़ाओं को 3 दफ़ा रोज़ाना लेना चाहिए। अगर ये ग़िज़ाएँ नहीं ले रहे तो तब आप अपने जो फिजिशियन है, माहिर ग़िज़ाइयात है, अपना जो भी डॉक्टर है, उसके मशवरा से आप जो है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। वो अफराद जो इन कैल्शियम रिच ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कर रहे हों, उनको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती और जितनी डोजेज़ आपको तजवीज़ की जाए उससे ज़्यादा मत लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो कैल्शियम लेने के बहुत सारे नुकसानात होते हैं। उनमें से एक जो बड़ा मसला है वो गुर्दों में पथरियों का बनना होता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद है विटामिन डी। कैल्शियम के साथ साथ जो है वो विटामिन डी भी जो है वो बोन हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। फिर तीसरे नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ में और रिपेयर में जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है। हाई प्रोटीन पर जो मुश्तमिल ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर स्पाइन और बोन्स की डेंसिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक फ़र्द को अपने हर खाने में तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब प्रोटीन के जो रिच सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? नंबर 1 पोल्ट्री है, एग्स है, गोश्त है, मछली है, डेयरी है, सोयाबीन है और कुछ लेग्यूम्स भी हैं हाई प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सेक्रीटागॉग्स। ये आपने गौर से सुनना है, जिसका मेन जो रोल है कद को बढ़ाने में।
ये ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरली हमारे जिस्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किए जा चुके हैं। ये जिस्म की मुख्तलिफ जगहों से मतलब ग्लैंड से सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करते हैं। हमारा इस वक्त कंसर्न जो है वो कद से बढ़ाने के से रिलेटेड है, लिहाजा हम उसके मुताबिक ही बात करेंगे कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो मखसूस अमीनो एसिड्स का मजमूआ होते हैं और जो इंसानी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को जो है वो बढ़ाते हैं। यानी इनको हम ग्रोथ हार्मोन सीक्रेटागोग्स भी कहेंगे, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज को बढ़ा देते हैं। ऐसे सीक्रेटागोग्स जो कुदरती ग़िज़ाओं में शामिल हैं, आज मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। अब वो है एल ग्लूटामीन। एल ग्लूटामीन ये हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर वाफर मिकदार में पाया जाता है और बहुत आम अमीनो एसिड है जो कुदरती तौर पर वाफर मिकदार में जिस्म में मौजूद होता है। ये अक्सर स्पोर्ट्स के जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें पाया जाता है। ग्लूटामीन जो है वो मसल्स के अंदर पैदा होता है और जहाँ ज़रूरत हो ब्लड के ज़रिए से वो उस ऑर्गन तक पहुँच जाता है। ग्लूटामीन एक पोटेंट अमीनो एसिड है। ये देखा गया कि ये बहुत कम डोजेस में भी जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं इनकी प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। अगर बाहर से सिर्फ 2 मिलीग्राम की डोज ही दी जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को अप टू 78% तक बूस्ट कर देता है। एल ग्लूटामीन की जो प्रोटीन फैब्रिकेशन को सपोर्ट करने की जो सलाहियत है, मुमकिन तौर पर यही वजह है कि ये ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में मदद देता है। इसके ग़िज़ाई जो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, वो हैं सुर्ख बंद गोभी। इसमें ये वाफर मिकदार में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जो इसकी जो सोर्सेज हैं वो है फ़िश है, पालक है और दालें हैं और कुछ बीजों में भी ये पाया जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है गाबा, गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ये जो है एक अमीनो एसिड है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक जो है सपोर्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करता है। इसका कुदरती फंक्शन ये है कि जिन न्यूरॉन्स के साथ ये बाइंड करता है इनकी जो एक्टिविटी को वो कम कर देता है और ये दिमाग में नर्व ट्रांसमिशन को इनहिबिट करता है और नर्वस एक्टिविटी को जो है वो पुरस्कून करता है। इसमें यह भी खसूसियत है कि ये आपको गहरी नींद लेने से भी के लिए मदद करता है और ये काम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स की वजह से करता है और ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ाने का एक अच्छा ज़रिया है। यानी कि ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स को गैबा लेने से बढ़ जाते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन कुदरती तौर पर बड़ी मिकदार में निकलते हैं। इसका जो ग़िज़ाई सोर्स है गैबा का वो है टमाटर। इसको मकबूल मिकदार में जो है वो टमाटर में गाबा पाया जाता है। दूसरे इसके जो सोर्सेज हैं उसमें बादाम है, अखरोट हैं, फवा बीन्स हैं, फ़िश है। इनमें गाबा जो है काफ़ी मिकदार मौजूद होता है या फिर ये इनकी जो ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन को ये बूस्ट करता है। उसके अलावा दूसरा कंपोनेंट एक और जो है एल डोपा। ये एक अमीनो एसिड है जो कि डोपामीन का प्रिकर्सर है और इसके अंदर एंटी पार्किंसनिज्म की जो है वो खसूसियात पाई जाती हैं। इसकी हैसियत जो है वो प्रो ड्रग की है। जिनको डोपा डी कार्बोक्सिलेज है वो डोपामीन में कन्वर्ट करता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इसके डोपामीन की जो न्यूरो ट्रांसमिशन को बढ़ा देता है। जब एल डोपा को लिया जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होती है और ये इसके लिए कि एल डोपा दिमाग के लिए डोपामीन लेवल्स को बढ़ाता है। इसका जो रिच ग़िज़ाई सोर्सेज हैं एल डोपा के उसमें फावा बीन्स शामिल हैं जिनको ब्रॉड बीन्स भी कहा जाता है। दूसरे ग़िज़ाई सोर्सेज में ये हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनमें ये पाया जाता है। अब जी मैं आपको लास्ट में वो रेसिपी और उस मिक्स शेक के बारे में बताता हूँ कि जो कि इस्तेमाल करने से कद में इजाफा भी होता है और उसमें सारे इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका रोल है कद को बढ़ाने में वो उसमें सारे पाए जाते हैं। इसका अब क्या तरीका है कि आपने इसके अज्जा क्या है, आपने ये करना है कि 125 ग्राम 125 ग्राम यानी कि आधा पाव छिलके के बगैर जो है वो फावा बीन्स ले लें। 125 ग्राम सी सुर्ख बंद गोभी ले लें और 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के हों जो कि बहुत ज़्यादा पके हुए ना हों, हल्के हल्के ग्रीन भी हों, सब्ज़ हो, वो ले लेने। अब इसकी जो मैं आपको खूबियाँ बता दूं कि किस किस तरह से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। जो फवा बीन्स हैं जिनको ब्रॉड बीन्स भी कहा जाता है इसमें अच्छी मिकदार में एल डोपा होता है। जो बंद गोभी है सुर्ख बंद गोभी उसमें माकूल मिकदार में एल ग्लूटामीन होता है
और थर्ड पे टमाटर है, इसके अंदर जनरस अमाउंट में गाबा मौजूद होता है। अब आपने ये करना है कि इन तीनों चीज़ों को आपने शेकर के जग में डाल के मिक्स कर लें, इसको ब्लेंड कर लें और इतना ब्लेंड कर लें कि बिल्कुल ये लिक्विड की शक्ल में आ जाए। अगर लिक्विड में नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये प्रॉपर जो है वो लिक्विड की शक्ल में शेक हो जाए। और इसको आप पैलेटेबल बनाने के लिए, ताकि इजीली इसमें पिया जाए हर किसी से, उसमें आप चॉकलेट का पीस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप शहद वगैरह या फिर कोई मौसमी का जूस या इस तरह की चीज़, हल्की मिर्च, काला नमक वगैरह ये भी हल्का नमक डाल के, काली मिर्च डाल के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये किस तरह से लेना है और कैसे लेना है, इस तरह के तैयार शेक को आपने दिन में 2 दफ़ा लें। चंद दिनों के बाद इसके मेन अज्जा की जो मिकदार है वो बढ़ा दें, यानी कि 125 ग्राम आप बंद गोभी ले रहे हैं या फवा बीन, इनको बढ़ाकर आप 250 ग्राम तक ले जाए। और इस तरह टमाटर भी आप 2 की बजाय 3 या 4 तक ले जाए। अगर सुबह को ये शेक बनाया जाए तो, और एक दफ़ा में पूरा ना पिया जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी पी सकते हैं। शुरू में जिस्म को आदी बनाने के लिए चाहे 1-2 दफ़ा पी लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुबह और शाम लेना शुरू कर दें। अगली अहम बात यह है कि इसके साथ साथ आपने वर्जिश को भी टाइम देना है 30 to 6। और ये जो शेक आपने इस्तेमाल करना है वो वर्जिश करने के आधे घंटे से 1 घंटे तक बाद इस्तेमाल करना है। अगर आप सुबह और शाम 2 दफ़ा वर्जिश करते हैं तो हर वर्जिश के बाद इसको इस्तेमाल करें। अब मतवाज़न ग़िज़ा, जैसा कि पहले ज़िक्र किया है कि अपनी ग़िज़ा को बैलेंस रखें, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह सारे शामिल। फ्रेश फ्रूट्स और जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनका रोज़ाना का हिस्सा वो भी इस्तेमाल करें। कुछ मिकदार में बदल बदल कर रोज़ाना ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, मसला अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, चारों मगज़ वगैरह है। इसेंशियल फैटी एसिड का ये सस्ता और फौरी जो मैसर ज़रिया भी है। इनमें जो अमाइनो एसिड और आर्जिनिन वगैरह भी पाया जाता है। आर्जिनिन भी जो है वो ग्रोथ में एक अहम रोल अदा करता है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को ये बूस्ट भी करता है। उसके बाद एंड में आता है आपका एक और जो फैक्टर है जो आपने करना है कद को बढ़ाने में, वो है वर्जिश। कद के लंबा होने में जो एक बड़ी रुकावट है वो है ग्रेविटी, कशिश सकल। हम दिन का ज़्यादा हिस्सा वर्टिकल सूरत में गुजारते हैं। सारा दिन ग्रेविटी जो हमारे स्पाइन पे जो है वो फोर्स लगाती रहती है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं, स्पाइन है, वो कंप्रेस हो जाती है, जिससे कार्टिलेज जो होती है वो सिकुड़ जाती है और हमें बहुत छोटा कर देती है। तब इस अमल में जो कशिश सकल की जवाबी कार्रवाई में हम लटकने वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारा वज़न जो है वो नीचे को लटकेगा और स्पाइन को स्ट्रेच करेगा और वर्टिब्रा के दरमियान टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। इनफैक्ट लटकने से इंसान की जो हाइट है वो तकरीबन 1 या 2 इंच तक आसानी से बढ़ सकती है। मुख्तसर ये कि इसमें जितनी भी एक्सरसाइज की जाती है इनको स्ट्रेच एक्सरसाइज कहते हैं और ये लटक कर और ज़मीन पे लेटने से की जाती है। आप मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्लीप हो, कुदरती ग़िज़ाई जो रेसिपी है वो इस्तेमाल करें और तफसीलन के साथ जो बताई गई है। और इसके अलावा आप साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज करें और प्रॉपर आपकी स्लीप हो। अडल्टहुड के बाद भी कद बढ़ाने के मौके होते हैं, इसमें आपको स्ट्रेच एक्सरसाइज पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप साथ साथ जो बताई गई मतवाज़न ग़िज़ा है और ये जो आपको एक रेसिपी बताई है मिक्स शेक की, वो भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह काफ़ी खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।